मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ तथा सुंदर भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में जो है पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हमारा चल रहा था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो इसमें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। सबको पता है ना संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि संविधान क्या है कि ये नियमों और कानूनों का एक जो है संग्रह है। नियम कानून और परंपराओं का एक संग्रह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो यही संविधान है, ठीक है। विधान मतलब नियम और कानून। और राज्य व्यवस्था क्या है, इसी संविधान को जो नियम और कानून जो बनाए गए हैं, इसी नियम कानूनों के आधार पे किसी देश का शासन चलाना है। शासन चलाने वाली संस्थाएं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या आती हैं, शासन संचालित करने वाली संस्थाएं होती हैं, जिसमें हमने देखा था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो ये जो है राज्य व्यवस्था के अभिन्न अंग है। अब देखो संविधान, तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने शुरुआत में पहले लेक्चर में देखा था। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस तरीके से। हालांकि इतिहास में पढ़ते चले आ रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। संविधान के निर्माण से संबंधित ये सब इतिहास में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। इतिहास में पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें जो पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वहीं से शुरू हो जाता है संविधान निर्माण की बातें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो टॉपिक होगा संविधान सभा का निर्माण, क्योंकि संविधान का निर्माण होगा तो एक सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन होगा। तो संविधान सभा का गठन कैसे होगा, जो संविधान बनाएगी उसका गठन किस तरीके से होगा, तो ये हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले जो संविधान की बात निकल कर आती है वो 1895 ईस्वी में जो आपके लोकमान्य तिलक जी थे, लोकमान्य तिलक जी ने, इन्होंने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। कांग्रेस के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका क्या नाम था, स्वराज विधेयक। तो सबसे पहले स्वराज विधेयक में तिलक जी ने संविधान के बारे में चर्चा की थी। तो इसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान का दर्शन कहाँ से हमको मिलता है, भारतीय संविधान के सिद्धांतों का दर्शन है। ये भारतीय संविधान के सिद्धांतों का दर्शन है। अर्थात सबसे पहले हमको जो दर्शन मिलता है भारतीय सिद्धांत के बारे में, कहाँ से मिलता है, तिलक जी के बारे में। प्रश्न यहाँ से आता है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा फैक्ट है और कंसेप्ट भी है, तो थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर भारत में संविधान के दर्शन संविधान के सिद्धांतों के दर्शन की अगर कोई बात करता है तो कौन बात करता है, लोकमान्य तिलक जी। उन्होंने 1895 में एक विधेयक, स्वराज विधेयक पारित रखा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीयों का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो ये वहाँ से सबसे पहले हमको इसके दर्शन के बारे में, इसके फिलॉसफी के बारे में कि कुछ संविधान भी कोई ऐसी बला है जो होनी चाहिए, वो दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ से कभी कोई प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, ठीक है। इसके बाद में गांधी जी ने भी इसके बारे में कुछ कहा था 1922 ईस्वी में। तो 1922 ईस्वी में गांधी जी कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। कब कहा था, 1922 में कहा था। 1922 उस समय भारतीय इतिहास में क्या चल रहा था, असहयोग आंदोलन। बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए। समय और इसका सारा लिंक करना सीखो। हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए लिंक करना सब सीखते रहो, ठीक है। तो भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ये किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ठीक है। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए फैक्ट है, इनको बता रहा हूँ, ठीक है। 1924 में सबसे पहले 1924 में एम एल नेहरू ने, कौन, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। तो मोतीलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के सामने जो है
भारतीय संविधान के बारे में एक प्रस्ताव रखा था। तो सबसे पहले प्रस्ताव अंग्रेजों के समक्ष रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए। किसके समक्ष रखा था? अंग्रेजों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था। उन्हें मतलब ऐसे बताया था, चलते फिरते बता दिया था, कोई बात नहीं, बात आई और गई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होती है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है 1934 से। 1934 में एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे, एम एन रॉय, ठीक है। तो एम एन रॉय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से अंग्रेजों से भारतीय संविधान के बारे में चर्चा की थी कि भारत का एक संविधान बनाओ, भारत का एक संविधान सभा गठित करो जिससे कि भारतीय अपना संविधान बनाएं। तो यहाँ से प्रश्न कई बार आया है कि सबसे पहले औपचारिक रूप से मतलब एकदम बिल्कुल मतलब उनके सामने लिख करके दस्तावेज भेजा अंग्रेजों के सामने कि भारतीयों का एक संविधान सभा होनी चाहिए जो क्या करे, संविधान का निर्माण करे। तो यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले औपचारिक रूप से यानी लिखित दस्तावेज के रूप में मांग की थी किसने? एम एन रॉय ने। इन्होंने अंग्रेजों के समक्ष जो है मांग रखी थी, औपचारिक रूप से एक पत्र भेज करके कहा था कि जो है भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1934, लेकिन ये तो एक व्यक्ति कह रहा है, इस व्यक्ति की बात तब मानी जाएगी जब कोई संगठन, कोई पार्टी इस पर तस्दीक कर दे। तो 1935 में कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? वेरीफाई कर दिया, तस्दीक कर दिया कि हाँ वास्तव में एम एन रॉय सही बात कह रहे हैं, भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान का क्या करे? निर्माण करे। तो ये कहानी यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इसी के बाद से आप देखते हो भारत में जो है अंग्रेज कुछ प्रस्ताव लेकर आने शुरू कर देते हैं। 1940 में एक प्रस्ताव लेके आते हैं, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में क्या लेके आते हैं? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। और इस समय विश्व कौन सा क्या चल रहा था? 1940 की परिस्थिति क्या थी विश्व में? वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। तो वर्ल्ड वार सेकंड में ये भारतीयों को अपने पक्ष में लेने के लिए इन्होंने एक झुंझुना दिया था। इतिहास याद आया? झुंझुना थमाया था कि भारतीयों को आज जो है युद्ध समाप्त होने के बाद में संविधान सभा के गठन का एक प्रावधान किया जाएगा। तो किस में कहा गया? अगस्त प्रस्ताव में। और ये प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से आया था, ठीक है। लेकिन इसको कांग्रेस ने और बाकी सभी भारतीयों ने क्या किया था? इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद में 1942 में एक प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है? 1942 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव में भी यही बात कही गई थी। क्रिप्स प्रस्ताव में भी क्या बात कही गई थी? इसी बात को कि द्वितीय युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा के गठन करने का एक प्रावधान किया जाएगा। तो ये क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो है आपका कैबिनेट मिशन। वो क्या है? कैबिनेट मिशन। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन। ये 3 सदस्यीय मिशन था, ठीक है। इतिहास में बहुत अच्छी तरीके से पूरा पढ़ाया है। कैबिनेट प्लान या कैबिनेट मिशन, कैबिनेट योजना कब आती है? 1946 में। जो 2 बातें कहती है कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। क्या होगा? अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार, ठीक है। और दूसरी क्या? संविधान सभा का निर्माण। ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन। तो अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें दे देगा अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। फिर कहेगा भारतीय संविधान का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन है। भारतीय संविधान का आधार क्या है? कैबिनेट। यानी भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन है। ये दोनों तो क्या थे? झुंझुने थे जो दिया था कि युद्ध समाप्त होने के बाद में तुमको ये मौका दिया जाएगा। लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 आता है। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और भारत का इस समय वायसराय कौन था? वेवेल थे। भारत में वायसराय कौन थे? वेवेल थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना कि कैबिनेट मिशन के समय जब संविधान सभा के गठन की बात कही गई तो वायसराय कौन था? वेवेल महोदय थे। और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि समाप्त हो चुका था, लास्ट मतलब अंतिम रूप से द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 15 अगस्त 1945 को। पूरे मतलब एशिया महाद्वीप से समाप्त हो गया था। यूरोप महाद्वीप में तो पहले ही समाप्त हो चुका था, जून जुलाई में ही समाप्त हो गया था। तो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन में कहा गया कि भारतीयों के मतलब भारत अपना संविधान बनाएगा और वो संविधान किसके माध्यम से बनाया जाएगा? संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। और उस संविधान सभा जो होगी वो 396 सदस्यीय होगी। कितनी सदस्यीय होगी? 396। अभी पाकिस्तान अलग तो हुआ नहीं है,
तो इसमें जो है सभी शामिल थे, मतलब पूरा भारत जो अखंड भारत था, पाकिस्तान से लेकर के और आपका जो है बांग्लादेश, ये पूरा भारत शामिल था। तो 396 सदस्यों का जो है निर्वाचन होगा, 396 सदस्यीय होगा। अभी कैसे कैसे होगा ये अभी चर्चा करते हैं, ये हमने पढ़ा भी दिया था वैसे इतिहास में, लेकिन यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो ये कैबिनेट मिशन के आधार पे, ये किसके आधार पे? कैबिनेट मिशन के आधार पे कि 396 सदस्य होंगे किसमें? संविधान सभा में। किसमें होंगे? संविधान सभा में। अब इस संविधान सभा में जो है आपके 296 जो सदस्य होंगे वो होंगे किनसे? ब्रिटिश सरकार के जो प्रांत हैं और जो उनके क्या हैं, केंद्रीय शासन व्यवस्था है। तो प्रांत कितने थे उस समय? 11 प्रांत थे। तो प्रांत 11 थे, तो 11 प्रांत से जो है होंगे 292 सीट। कितने? 292। और 4 कितने थे? 4 उनके क्या थे? जो है केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहते हुए आज के समय में कमिश्नरी क्षेत्र कहते थे। तो 4 उनके क्या थे? कमिश्नरी क्षेत्र। हाँ सॉरी 389, 396 गलत लिखा, 389 इसको कर लो, ठीक 389, 296 यहाँ लिख दिया था मैंने 300। हाँ, तो ये 389 सदस्य, जिसमें 296 में इसमें 11 प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। 4 कहाँ से होंगे? कमिश्नरी क्षेत्र से। कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे? दिल्ली था, और आपका अजमेर वाला क्षेत्र था, और बलूचिस्तान वाला क्षेत्र था, ठीक है, और एक कौन सा था? असम नहीं था। तो ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, देखना मैंने इतिहास में पढ़ाया है, ठीक है। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो इन 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटें होंगी। इनसे कितनी सीटें होंगी? 4। 292 सीटें किसने होंगी? 11 प्रांतों से। भारत में 11 प्रांत थे, सारा डिटेल में मैंने पढ़ाया था कौन कौन से कहाँ कहाँ पर 11 प्रांत हैं। असम से लेकर के और पश्चिमोत्तर प्रांत तक, और उत्तर में आपका जो है पंजाब से लेकर के और दक्षिण में जो है मद्रास तक। तो 11 प्रांत थे। तो इन 11 प्रांतों को आपको याद होना चाहिए, एक बार जो है देख लेना उसमें कौन कौन से प्रांत थे। यहाँ पर चर्चा करेंगे तो फिर इतिहास में घुस जाएंगे, ठीक। तो ये, और इसके अलावा 389 में 93 जो थे वो देशी रियासतों से आने थे। कहाँ से आने थे? देशी रियासतों से आने थे। ये सदस्य जो है कहाँ से आएंगे? देशी रियासत। अब इनका जो होगा 296 सदस्यों का जो होगा क्या होगा? निर्वाचन होगा। इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। लेकिन निर्वाचन इनको डायरेक्ट जनता नहीं करेगी, इनको निर्वाचित डायरेक्ट जनता नहीं करेगी। कौन निर्वाचित करेंगे? जो पहले से ही चुनाव हुए थे। चुनाव में हम लोगों ने मतलब उस समय की जनता ने किनको भेजा था? संसद में जो है सदस्यों को भेजा था, प्रांतों में विधान परिषद के सदस्यों को भेजा था। तो प्रांत के जो विधान परिषद के सदस्य थे वो सदस्य इनको क्या करेंगे? चुनेंगे, 11 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। तो इन प्रांतों के विधायिका के सदस्य, इन प्रांतों के विधायिका के सदस्यों द्वारा इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो क्या ये निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा? अप्रत्यक्ष होगा। तो इनका निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरीके से इनका क्या होगा? निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष तरीके से। और मत जो होंगे एकल संक्रमणीय होंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे होंगे। ये सब हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी ये नाम सुन लो तो वहाँ चर्चा करेंगे। जो मत पड़ेगा वो होगा एकल संक्रमणीय। ये बहुत शानदार व्यवस्था है, एकल संक्रमणीय। यहाँ पर इतना समझ लो, एकल संक्रमणीय का मतलब अभी क्या होता है? अभी जो चुनाव होता है उसमें और जो है जो बहुमत में होता है वही क्या बन जाता है? जीत जाता है। जैसे मान लेते हैं प्रधानी का चुनाव है और उसमें 4 कैंडिडेट खड़े हुए और जनसंख्या है 500। जनसंख्या कितनी है? 500 जनसंख्या है, ठीक है। और 500 जनसंख्या नहीं मतलब 500 वोटर है किसी गांव में। जनसंख्या तो और भी होंगे, छोटे बच्चे होंगे और जो होंगे जो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वोट करने वाले 500 हैं। और 4 कैंडिडेट A, B, C खड़े हैं, D हैं। अब मान लेते हैं A को मिल गया जो है आपका 100, और B को मिल गया आपका 80, C को मिल गया आपका 20, 200 हो गया। और इसको चलो इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको कर देते हैं जो 120 कर देते हैं। अब कितना बचा? 100 बचा है, 200 बचा, चलो 200 कर देते हैं, ठीक है 200। हाँ ठीक है। तो ये 500 अब बढ़ गया ना, कुछ भी कर लें। अब इसमें जीता कौन? डी जीता, डी जीत गया क्योंकि ये बहुमत में है। इसको जो है क्या मिल गया? इसको बहुमत मिल गया तो ये क्या बन जाएगा? प्रधान बन जाएगा। लेकिन इतने लोगों का वोट अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 300। अब 300 वहाँ की 300 जनता इसको नहीं चाहती थी, 300 जनता डी को वोट नहीं दी, तभी तो जो है इधर वोट गया है। तो ये
मतलब ज़्यादा वोट पाने के बावजूद भी क्या बन जाएगा, प्रधान। और 300 जनता इसको नहीं चाहती थी, 300 जनता इसको नहीं चाहती थी कि ये प्रधान बने। तो अभी जो निर्वाचन होता है वो इसी तरीके से होता है। अभी जो निर्वाचन होता है हमारे यहाँ देश में, जो हम चाहे हम प्रधानों को चुनते हों, चाहे हम जो है अपने सांसदों को चुनते हों, चाहे विधायकों को चुनते हों, ये इसी आधार पे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था एकल संक्रमणीय में, कि जो इलेक्शन होगा उसमें वही प्रत्याशी विजेता माना जाएगा जो सीटें हैं जितनी, उसका कम से कम उसको, मतलब जो वोटर्स हैं उसका कम से कम 50% वोट उसको मिलना चाहिए, 50% से एक अधिक, तभी उसको माना जाएगा कि वो जीता है। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय। अभी प्रक्रिया क्या है इसको हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, अभी यहाँ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एकल संक्रमणीय के आधार पर और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इनका क्या होगा, चुनाव होगा। और चुनाव होगा तो उसके लिए क्या निर्धारित किया, कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। यानी 10 लाख पर एक सीट का इन्होंने क्या किया, जो है निर्धारण किया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट होगी, यानी एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर निर्वाचित होकर के आएगा, तो इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। और जो 93 सदस्य हैं देशी रियासतों के, ये कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। ये कैसे होंगे, मनोनीत। भाई यहाँ पर राजा, यहाँ पर अभी भी देशी रियासतों में क्या थे, राजा वगैरह थे ना, तो राजा और नरेशों का शासन था। तो यहाँ पर हालांकि ये अंग्रेजों के झंडे के नीचे ही शासन कर रहे थे, और ये बचे कौन थे, जो चाटुकार थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनके तलवे चाटने वाले थे, वही तो अपना शासन बचा पाए थे। जिन्होंने अब भाई जैसे आपका ये सिंधिया वगैरह हो गए, ये सब चाटुकारती करते रहते थे। लेकिन अगर वहीं पर झांसी की रानी को देखो, झांसी की रानी ने जो है मना कर दिया कि हम जो है तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं, तो 1857 के विद्रोह में आ गई थी। तो ये रियासतें वही बची थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के आगे जाकर के, भैया हमारी सल्तनत बनाए रहने दो, हम नाम मात्र के राजा रहेंगे और तुम्हारे यहाँ हर महीने आकर के नजराना चौथ देते रहेंगे, और हमको तुम बस खाली राजा बनाए रहो, जनता के बीच में हमारा वो बना रहे वाही। तो ऐसे थे। तो 93 सदस्य वहाँ से आने थे, कैसे, मनोनीत करके। भाई राजा है तो वहाँ इलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि राजा है वहाँ, तो इलेक्शन होने की कोई बात ही नहीं। तो वो क्या करेंगे, किसी को भेज देंगे अपने नाते रिश्तेदार को। लेकिन ये आए नहीं, आज तक इनके 93 सदस्य नहीं आए थे, फालतू था। तो ये 296 सदस्यों का क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन हो करके 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का था। अब इलेक्शन होते हैं तो जुलाई अगस्त में जो है इलेक्शन होते हैं। 1946 के जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता है, इनका चुनाव होता है। ठीक, तो अब देखते हैं चुनाव में क्या स्थिति रही। अभी तो इसमें जो है लीग वगैरह सब शामिल हैं, सबको ये सीटें हैं। ठीक, तो इनका होता है चुनाव, जुलाई अगस्त के महीने में होता है निर्वाचन। अभी महीना चल रहा, साल चल रहा है 1946 ही चल रहा है। तो 1946 के जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। कितने सीटों पर, वही 296 सीटों पर, 296 सीटों पर निर्वाचन होता है। इसमें जो है आपके 208 सीटें तो जीत कर आती है कौन, कांग्रेस। 208 सीटें कांग्रेस की रहती हैं। ठीक है, और लीग जीत कर आती है 73 सीट, लीग जीत कर आती है 73, और 15 सीट अदर्स में आते हैं, अन्य में आते हैं। जोड़ लो, हो गए 296 क्या, 8 5 13 और 3, हाँ ठीक। तो 296 सीट इस तरीके से हो गए। तो यहाँ से प्रश्न कभी कभी आ जाता है, इतिहास का है ये। वैसे तो 208 सीटें कौन जीत कर आया, कांग्रेस। किसमें, कैबिनेट मिशन के आधार पे भारत में गठित की जाने वाली संविधान सभा में। और लीग जीत कर आती है मुस्लिम लीग, लीग मतलब मुस्लिम लीग, 73 सीट। और इसमें कुछ स्वतंत्र थे और कुछ अन्य पार्टी के थे, यूनियनिस्ट वगैरह पार्टी थी ना वो सब, तो वो सब पार्टी, और कुछ जो है निर्दलीय भी थे। तो ऐसे करके जीत कर आते हैं 15, कितने, 15, जिसमें 8 तो थे निर्दलीय, 8 क्या थे, निर्दलीय, बाकी 7 कुछ क्षेत्रीय पार्टियों, ठीक, 7 क्षेत्रीय पार्टी। तो इस तरीके से ये सब जीत करके आते हैं। अब लीग को लगता है कि हमारा तो बहुमत है ही नहीं, संविधान सभा में हमारी तो चलेगी नहीं मुस्लिम लीग। तो कहता है भाड़ में जाए तुम्हारा संविधान सभा, हम जो है भाग ही नहीं लेंगे, तुम्हारे संविधान सभा में हम भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अब ये सब कुछ व्यवस्था बन गई। तो अब यहाँ पर उस समय वायसराय कौन थे, वेवेल, वायसराय वेवेल थे। तो वायसराय वेवेल ने जो है बैठक की 20 नवंबर को, 1946 की बात है, 20 नवंबर को 1946, 20 नवंबर को ये जो है इन लोगों को बुलाया कि भैया आ जाओ, संविधान सभा का आप गठन करो। क्या करो, संविधान सभा का गठन करो। और डेट दे दिया 9 दिसंबर, डेट क्या दे दिया, 9 दिसंबर 1946, डेट दे दिया 9 दिसंबर 1946।
तो वेबल महोदय ने इनको क्या किया, निमंत्रण भेजा, आमंत्रण भेजा। कब? 20 नवंबर 1946 को। बोला कि तुम सभी लोग 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इकट्ठा होना, ठीक है, और क्या बनाना, संविधान मतलब उसके सभा का एक गठन हो गया है और संविधान निर्माण से संबंधित प्रक्रिया अपना चालू कर देना। तो अब प्रक्रिया चालू होगी तो सबसे पहली बैठक जो यहाँ से प्रश्न आता है, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो प्रश्न यहाँ से आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, अब इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। भाई संविधान सभा का तो गठन हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया। इसमें ध्यान रखना, देशी रियासत के एक भी सदस्य नहीं मनोनीत करके भेजे गए थे, देशी रियासत के एक भी सदस्य नहीं आए थे। तो पहली बैठक जो होती है कब होती है संविधान सभा की? 20 नवंबर नहीं, 9 दिसंबर। 20 नवंबर को तो वेवेल ने भेजा था निमंत्रण इनको, तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? पहली बैठक होती है। ठीक, अब पहली बैठक होगी, अब बैठक होगी, अभी पहले से कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, सब लोग इकट्ठा तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ इकट्ठे हो गए तो कहे भैया हम एक किसी को अध्यक्ष तो बनाना है, किसी को क्या बनाना है? अध्यक्ष बनाना है। तो अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने फ्रांस की तकनीक का इस्तेमाल किया। फ्रांस में क्या किया जाता था, जो एक परंपरा थी कि जो भी बुजुर्ग होगा उसको क्या बना देंगे? अध्यक्ष बना देंगे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है, यहाँ से कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो 9 दिसंबर को एक अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किस देश की व्यवस्था से लिया गया था? तो फ्रांस की व्यवस्था से। तो फ्रांस की व्यवस्था से इन्होंने लेते हुए एक जो परंपरा थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जो हमारे में क्या होगा, सबसे एजेड होगा, तो सबसे एजेड व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। भाई एक अध्यक्ष बनाने के लिए एक जैसे लोकसभा में लोकसभा का गठन होता है तो वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष बनाने से पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बनाया गया एक ऐसे व्यक्ति को जो सदन में सबसे बुजुर्ग थे, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, स्थायी नहीं, प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। क्या बनाया गया? अस्थायी। क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी जो है पहली बैठक थी, तो पहली बैठक में इतना कुछ अनुभव नहीं था, तो पहली बैठक आए गए ऐसे ही हो गया। अब इसमें ये भी था, पहली बैठक में लीग भी नहीं पहुंची थी, लीग भी नहीं पहुंची, लीग के 73 सदस्यों में से कोई नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बहिष्कार कर रहे थे, कहते रहे थे हम भैया संविधान नहीं बनाएंगे, तुम लोग बनाओ, हम तो केवल एक ही चीज़ चाहिए, हमको क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, तो हम उससे कम नहीं, तुम संविधान अपना बनाते रहो। तो यहाँ पर पहली बैठक में लीग नहीं पहुँची, आगे कभी पहुँची नहीं, तो लीग पहुँची नहीं, लीग ने इसका बहिष्कार किया। अब लीग ने बहिष्कार किया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? चर्चिल था। तो चर्चिल ने कहा एक बहुत बढ़िया बात इसने कही कि ऐसा विवाह जिसमें दुल्हन गायब है। चर्चिल ने कहा कि ऐसी शादी, कौन सी शादी? ऐसी शादी जिसकी दुल्हन गायब, जिसकी दुल्हन गायब। दुल्हन कौन थी? लीग थी। तो उसके लिए किसने कहा? चर्चिल ने कहा कि ऐसी शादी हो रही है जिसकी दुल्हन गायब है, बिना दुल्हन की शादी हो रही है, अर्थात संविधान मजाक की बात उसने किया कि भैया तुम भारतीयों अपना संविधान बनाना चाहते हो, तुम्हारे यहाँ बहुमत ही नहीं है, जो चुनकर आए थे 73 उनमें से एक भी नहीं आया है, तो उसको दुल्हन की संज्ञा देते हुए चर्चिल ने कहा कि ऐसी शादी जिसकी दुल्हन, वो तो चाहते ही नहीं था, चर्चिल तो नहीं चाहता था ना, लेकिन उसको मजबूरी में सब करना पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका और चीन का क्या आ रहा था? दबाव आ रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से जो है उसको मजबूरी में जो है संविधान सभा वगैरह का गठन करना पड़ा, और तो इसलिए कहा, वो जानता था कि होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि लीग है, अड़ंगा डालेगा जरूर, तो इसलिए जो है उसने कह दिया कि ऐसी शादी जिसकी दुल्हन गायब है। ठीक, तो अब इसमें जो है लीग नहीं आई, और देशी रियासत तो कहीं आए ही नहीं, देशी रियासत 93 कहीं आए ही नहीं। तो इसमें 207 सदस्य जो है सबसे पहले इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो पहली बैठक में कितने सदस्य आए? 207 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? 207। ठीक है, तो 207 सदस्य पहली बैठक में शामिल होते हैं। तो यहाँ से पहली बैठक की 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली बात क्या? 9 दिसंबर 1946 को 12 बैठकें होती संविधान सभा की, 11 बैठकों में संविधान पूरा निर्मित हो जाता है, और 12वां बैठक लास्ट होता है जिसमें सिग्नेचर होता है, सब लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो
पहली बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, जो फ्रांस के पैटर्न पर आधारित था, फ्रांस की परंपरा पर आधारित था, यानी एक वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया अस्थायी। ठीक, और लीग ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। अब जब बहिष्कार करेगी तो आएगी नहीं उसमें, तो लीग ने इसमें भाग नहीं लिया और देशी रियासतों के एक भी सदस्य इसमें नहीं आए थे। ठीक, और इसमें एक वक्तव्य जो कहा, चर्चिल ने कहा कि ऐसी शादी जिसमें दूल्हा गायब। भैया प्रश्न पूछने वाले आईएएस में बना के पूछ सकते हैं कि जो है ये वक्तव्य कहाँ से संबंधित है और किसने कहा था। तो ये वक्तव्य संबंधित है संविधान सभा की पहली बैठक में, और किसने कहा था, चर्चिल ने कहा था। ठीक, तो यहाँ से आ सकता है। और इसमें जो सदस्य भाग लिए थे कितने, 207। अब 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है। अब थोड़ा सा परिपक्व हो गए तो इसके बाद बैठक करते हैं 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को करते हैं दूसरी बैठक। क्या करते हैं, दूसरी बैठक। अब इस दूसरी बैठक में अब यहाँ पर एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है बाकायदा। तो उसमें अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष जो चुने जाते हैं वो कौन चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर बना दिया जाता है स्थायी अध्यक्ष। ठीक, और 2 बनाए जाते हैं उपाध्यक्ष। 2 क्या बनाए जाते हैं, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखना है कितने बनाए जाते हैं, 2 बनाए जाते हैं। एक तो बनते हैं एच.सी. मुखर्जी, एक कौन बनते हैं, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये 11 दिसंबर की बैठक होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको याद रखना है। और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये दूसरी बैठक थी। ये क्या थी, दूसरी बैठक। इसके बाद फिर 2 दिन बाद फिर बैठक होती है। इसके बाद फिर कब होती है बैठक, 13 दिसंबर को। इसके बाद में ऊपर लिखता हूँ, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं। इसके बाद संविधान सभा की बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। ये तीसरी बैठक थी संविधान सभा की। अभी तो ऐसे ही सब निकल रहा है। तीसरी बैठक थोड़ा महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण तो सभी बैठक थी, क्योंकि अब सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो तीसरी बैठक जो होती है 2 दिन बाद होती है, 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, तीसरी बैठक 13 दिसंबर। 2 दिन का क्या था, अंतर था। तो याद रहेगा कि नहीं, 9 2 13 वो 9 2 11 9 2 13 नहीं, 9 2 11 फिर 2 13। ठीक, तो 13 दिसंबर को होती है तीसरी बैठक। अब इसमें जो है जे.एल. नेहरू ने एक जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष क्या प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, बहुत बार आता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी बैठक में, 13 दिसंबर वाली तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 की तीसरी बैठक में किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान निर्माण करेंगे तो क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या क्या उसका प्रस्तावना होगी। तो इसको प्रस्ताव भी कह सकते हो, उद्देशिका भी कह सकते हो। ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये प्रस्ताव प्रस्तुत तो कर दिया। यही प्रस्ताव, इसमें कुछ बातें थी जिसमें लगभग 8 बिंदु थे। कितने बिंदु थे, 8 बिंदु थे। तो 8 बिंदुओं का ये प्रस्ताव था। कितने बिंदुओं का, 8 बिंदुओं की उद्देश्य प्रस्ताव था। और इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया संविधान सभा के समक्ष। और यही बाद में आधार बनता है हमारे संविधान की प्रस्तावना का। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है, संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रस्तावना जो हमारे यहाँ सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखा हुआ है। आप लोगों को अब प्रस्तावना को जो है लिख करके चिपका लेना चाहिए। हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो प्रस्तावना, जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, जिसको प्रियम्बिल कहते हैं, उद्देशिका या इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। और इसी को कहते हैं अंग्रेजी में प्रेम्बल। क्या कहते हैं, प्रेम्बल। तो ये प्रेम्बल जो थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। और किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये
तीसरी बैठक थी। इस बैठक की ये सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने काफ़ी देर तक लंबा भाषण दिया और अपने विचार को रखा कि क्या क्या पहले ड्राफ्टिंग बनाई होगी उद्देश्य प्रस्ताव क्या क्या होना चाहिए संविधान में, तो संविधान सभा के समक्ष रखा गया, जो बाद में संविधान सभा द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि ठीक है तुमने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा है इसको संविधान सभा क्या करती है, स्वीकार करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये पूरा 3 बैठकें होती हैं और इसमें एक खाका सा बन जाता है कि अब संविधान का निर्माण करने के लिए हम लोग रेडी हैं, तैयार हैं। तो किसके अध्यक्षता में संविधान का गठन किया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। भाई सच्चिदानंद सिन्हा तो 2 दिन रहे थे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ही रहे, उसके बाद तो उनको हटा दिया गया। फिर बाद में स्थायी सदस्य अध्यक्ष किसको चुन लिया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही संविधान का पूरा क्या होता है, निर्माण होता है, संविधान का पूरा निर्माण होगा। अब ये निर्माण होगा तो समितियों का गठन किया जाएगा और हमारे जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो सब क्या करेंगे, लगभग दुनिया के 60 देशों का संविधान खंगालेंगे, सब खखोर से इधर उधर से सब निचोड़ेंगे कि कहाँ से क्या लेकर जाना है, ठीक है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया। क्यों? क्योंकि भारत ने लगभग 60 देश का संविधान पढ़ा था हमारे संविधान निर्माताओं ने। संविधान निर्माताओं ने जो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस संविधान सभा में ना तो जिन्ना सदस्य थे ना ही गांधी जी सदस्य। कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है, जो 2 मुख्य नेता थे वो कौन कौन, एक तो मुस्लिम लीग का जिन्ना था, जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे उसमें जिन्ना नहीं निर्वाचित हुए थे, वो लड़े ही नहीं, और गांधी जी भी नहीं आए थे संविधान सभा के उसमें। तो गांधी जी को भी याद रखना है आपको कि संविधान सभा के वो सदस्य नहीं थे, ठीक। तो इस तरीके से अभी हम लोग जब पढ़ेंगे समितियों के बारे में, तो वहाँ जो प्रमुख व्यक्ति हैं कौन कौन सी समिति में हैं, तो उसमें हम लोग अध्ययन कर लेंगे कि कौन कौन से मुख्य व्यक्ति थे जो संविधान के निर्माण में उनकी जो भागीदारी थी, और संविधान सभा के निर्माण में किन किन समितियों का 8 तो प्रमुख समितियां थी। तो वो सब हम लोग आगे क्लासेज में देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से एक खाका बन जाता है। अब देखो इसी दौरान क्या होता है, भारत में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और देश में 2 चीज़ होती है, एक तो आज़ादी और दूसरी विभाजन। आज़ादी और विभाजन 2 चीज़ें होती हैं, कौन से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो 1947 के आधार पर भारत का क्या हो जाता है, विभाजन। अब जब विभाजन हो गया तो जो इधर सीटें थी 386, कितनी सीटें थी, 386 सीटें थी। अब इन 386 सीटों में से 90 सीट चली जाती हैं पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान में। अब बचती कितने हैं, 299, अरे 389, ये संख्या क्यों गलत लिख देता हूँ, 389 थी, ठीक है। 389 कुल सीटें थी, कितनी थी, 389, और 90 सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान के हिस्से में। तो बची कितनी, 299। तो आज़ादी के बाद संविधान सभा में कितनी सीटें बची भारत के लिए, 299। तो कभी कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि आज़ादी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं के पास कितनी सदस्य संख्या थी, 299 सदस्य थे। 90 कहाँ चले गए, पाकिस्तान के पास। ये नहीं समझ में आया। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत क्या हो जाता है, आज़ाद। अभी जो 389 सदस्य थे, सीट थी, ये कैबिनेट मिशन के आधार पे था ना। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 389 सदस्य होंगे, जिसमें 296 कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी से होंगे। 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 कहाँ से होंगे, कमिश्नरी से होंगे। और जो 93 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। तो देसी रियासत तो है ही नहीं, खत्म, उनकी कोई बात ही नहीं। तो देसी रियासतों को भी जोड़ करके 389 है ना। तो 90 सीट कुछ देसी रियासत के और कुछ जो है प्रांतों के, वो 90 सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला आज है, और जो ओरिजिनल पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो उन दोनों में कुछ कुछ सीटें चली गई, तो उनमें कितनी गई, 90 गई। भारत के पास बची कितनी, 299। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या भारत के पास कितनी रह गई, 299। अब इसमें जो है अंबेडकर जी भी चुन करके आए थे। तो सबसे पहले ये चुन करके आए थे आपके कहाँ से, ये आए थे पूर्वी बंगाल से। कहाँ से आए थे, पूर्वी बंगाल से आए थे। यहाँ से चुन करके गए थे, पूर्वी बंगाल से चुन करके गए थे। और पूर्वी बंगाल चला गया कहाँ पर, पाकिस्तान में। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का सीट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। इन 90 वाले सीटों में चला गया। और भाई उन्हें तो भारत के साथ रहना था, अंबेडकर जी को भारत के साथ रहना था। तो अंबेडकर जी ने, मतलब अब उनकी सीट चली गई, तो अगर
भारत में रहना है तो संविधान सभा का सदस्य बने रहना है, तो संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए फिर से चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा। तो चुनाव में खड़े होने के लिए इनको बम्बई प्रांत से पुणे जो सीट थी, पुणे सीट से लड़ाया गया। पूना सीट पे जो आगरकर नामक एक व्यक्ति थे जो पहले से ही सदस्य थे। कौन था? आगरकर। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, आगरकर महोदय पुणे सीट के क्या थे? सदस्य थे, पहले से ही थे। जो हमने बताया जो कांग्रेस के चुन करके आए थे, तो उनमें से आगरकर को इस्तीफा दिलाया जाता है। आगरकर को क्या दिलाया जाता है? इस्तीफा। और आगरकर को इस्तीफा दिलाया जाता है तो फिर संविधान सभा का होता है पुणे में क्या? उपचुनाव। क्या होता है? उपचुनाव। दोबारा चुनाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपचुनाव। किसी कारण से सीट रिक्त हुई, किसी ने इस्तीफा दे दिया, कोई मर गया है, कुछ हो गया, तो कोई मरा नहीं था। आगरकर महोदय से कहा गया भैया तुम अपनी सीट खाली कर दो और अम्बेडकर जी को यहाँ से फिर से लड़ाते हैं। वो बहुत बड़े कानून ज्ञाता हैं, वो नहीं रहेंगे संविधान में, संविधान सभा में, तो बात बनेगी नहीं। तो आगरकर महोदय यहाँ पर इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ से किसको फिर खड़ा किया जाता है? अम्बेडकर जी को। तो अम्बेडकर जी फिर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और पुणे की सीट से फिर से निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार आ चुका है कि अम्बेडकर जी पहले संविधान सभा में कहाँ के सदस्य थे? तो पूर्वी बंगाल के थे, और विभाजन के बाद वो पूर्वी बंगाल सीट कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के हिस्से में। तो इसलिए इनको पुनः जो है उप निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। कहाँ से? पुणे की सीट से, जो पहले से ही वहाँ पर आगरकर वहाँ के जो है मेंबर थे, सदस्य थे, तो उनको इस्तीफा दिला करके और वहाँ पर इनको जिताया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें थी। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक बात और कही गई थी कि संविधान सभा ही दो कार्य करेगी। संविधान सभा क्या करेगी? दो कार्य करेगी। पहली तो संविधान का निर्माण करेगी। पहली कार्य क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। और दूसरा का क्या कार्य करेगी? विधायिका का भी कार्य करेगी। पहला तो संविधान सभा क्या काम करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के दो कार्य थे, एक तो संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, ठीक है, जो कि आपको 2 साल 18 महीने और 11 दिन लगेंगे। तो संविधान का निर्माण करना, और दूसरा विधान भी बनाना, तो विधायिका का भी कार्य करना, विधायिका का भी कार्य संचालन करना। यानी जो भी नियम कानून जो बनेंगे वो जो है कौन बनाएंगे? संविधान सभा के सदस्य बनाएंगे। तो विधायिका का भी कार्य कौन चलाएंगे? जो है संविधान सभा के मेंबर। यानी दो दायित्व था इन पर, संविधान सभा के सदस्यों पर। केंद्रीय विधानसभा किसके? केंद्रीय, यानी जो आज का संसद है जहाँ पर लोग सांसद पहुँचते हैं, तो उसका कार्य कौन करेंगे? यही संविधान सभा के मेंबर्स। संविधान सभा के मेंबर्स जो 299 मेंबर्स बचे थे पाकिस्तान के जाने के बाद, तो उनमें से ही जो है ये सारे क्या कार्य करेंगे? विधायिका का भी कार्य। अब विधायिका यहाँ तो संविधान सभा ने अध्यक्ष किसको बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाएगा जीवी मावलंकर को। किसको बनाया जाएगा? जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर को। तो इसलिए कहा जाता है कि पहले लोकसभा या मतलब सबसे पहले जो विधायिका के या केंद्रीय विधायिका के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। तो जीवी मावलंकर के नेतृत्व में यहाँ पर विधान बनेंगे, नियम बनेंगे, जो अध्यक्ष होंगे, और संविधान सभा का निर्माण होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जहाँ से हमने जो है संविधान सभा के गठन से संबंधित बातें यहाँ पर अध्ययन की। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसका दर्शन हमको कहाँ? संविधान निर्माण सिद्धांत के दर्शन कहाँ से दिखाई देते हैं? तो तिलक जी के, लोकमान्य तिलक जी के स्वराज विधेयक से 1895 में प्रस्तुत किया था स्वराज विधेयक। और गांधी जी ने 1922 में क्या कहा था? भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने सबसे पहले मतलब कहा था अंग्रेजों से कि भारतीयों का एक संविधान बना दो भाई, क्योंकि उनके साथ मिलना बैठना होता था। लेकिन औपचारिक रूप से, लिखित रूप से दस्तावेज दे करके किसने मांग की थी? एम एन रॉय ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1934 में लिखित दस्तावेज के माध्यम से अंग्रेजों से भारत के लिए संविधान होना चाहिए, संविधान सभा का गठन होना चाहिए, तो ये मांग की थी एम एन रॉय ने, ठीक। और इसके बाद में जो है आपका 1935 में कांग्रेस इसको अप्रूव कर देती है, और फिर शुरू हो जाता है भारत में अगस्त प्रस्ताव 1940, और 1942 क्रिप्स प्रस्ताव, और 1946 कैबिनेट प्रस्ताव। तो कैबिनेट प्रस्ताव में जो है दो बातें होती हैं, भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा और संविधान सभा का गठन होगा। तो जो संविधान सभा का गठन किया जाता है उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन था। उसका आधार क्या था? कैबिनेट मिशन था।
तो कैबिनेट मिशन को आधार बनाते हुए भारत में 389 सीटों का जो है संविधान सभा के गठन की बात की गई कि कितनी सीटें होनी चाहिए, 389 सीटों में जो है जब इलेक्शन हुआ तो कितने जीत कर कौन आया, 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 सीटें लीग को मिली और 15 अदर्स को मिली। इसमें भी जो है आपका 296 सीटें जो थी वो कहाँ से थी, ब्रिटिश प्रांतों से और कमिश्नरी क्षेत्र से। 292 ब्रिटिश 11 प्रांतों से और 4 सीटें कमिश्नरी क्षेत्र से, ठीक है। और 93 सीटें कहाँ से थी, देसी रियासतों से। देसी रियासत का एक भी सदस्य नहीं भेजा गया था, तो ये ध्यान रखना। और इसके बाद में जो है वेवेल महोदय सबके पास निमंत्रण भेजते हैं कि सब लोग अब क्या करो भैया, बैठक शुरू कर दो। तो 20 नवंबर को वेवेल महोदय ने सबको आमंत्रित किया, लेटर भेजा कि भैया आप दावत वगत करो, पंगत वंगत करो, हमें भी कुछ खाने पीने को मिले, पंगत करोगे तभी तो रंगत आएगी। तो फिर उसके बाद 9 दिसंबर को तय होती है कि दिल्ली में हमें क्या करना है, संविधान सभा की बैठक करनी है। तो पहली संविधान सभा की बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है और उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसमें एक एच.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। हाँ, और इसके बाद में होती है 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चल करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनी। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव बना। तो इस तरीके से ये पूरा जो है एक खाका तैयार हो जाता है। इसके बाद संविधान सभा की समितियों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो हम लोग बारी बारी से संविधान सभा की समितियों का अध्ययन करते हुए संविधान बनाएंगे सब लोग बैठ करके। ये देखो, हमारी क्लास का मकसद क्या होता है, एकदम फील करो, सब कुछ फील करो, करेक्टर। ये मान लो तुम ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, तुम ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो, अगर फील करने लगो क्लास को ना, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और कभी भूलोगे नहीं जीवन में। इसलिए बिल्कुल कैरेक्टर में उतर जाया करो, पढ़ाई में मतलब कैरेक्टर में उतर जाया करो।